हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सब अच्छे से होंगे। सो आज हमने पार्ट फर्स्ट जो था साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पोर्शन है, जो टॉपिक आपको मेंशन किया गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने एक सीरीज़ लॉन्च की थी, इसमें टॉप बेस्ट 300 MCQs जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो कवर करेंगे आपको, जिसका पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके सीरीज़ के डिस्कस किए थे। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, आगे 30 से आगे डिस्कस करेंगे पार्ट सेकंड में। सो जो आके आपको एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो आपका पटवारी का एग्ज़ाम है JKSSB में या फिर बाकी जो एग्ज़ाम्स होंगे, उसके लिए वहाँ पे जो टॉपिक आपको जिस जिस एग्ज़ाम में मेंशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ रहने वाली है ये MCQs की। तो हम सेकेंड पार्ट पे जाते हैं डायरेक्ट। सो हमने डिस्कस किया था अप टू 30 क्वेश्चन तक। सो हाँ, हमारा जो आज का क्वेश्चन है 31st क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस होता है, ये है पेरेंट्स, ठीक है ना। ये क्या है? ये पेरेंट्स हैं। अब इन पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, इनके बच्चे जो होंगे, उनमें इनके जीन्स का ट्रांसफ़र हो जाना, इनके जीन्स का इनके बच्चों में चले जाना, उसे बोलते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब यानी जीन्स का ट्रांसफ़र हो जाता है, कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। कहाँ से? जो उनके पेरेंट्स होते हैं वहाँ से उनके ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं, उनके बच्चे जो होते हैं, उनमें चले जाते हैं। जनरेशन टू जनरेशन ऐसा होता है। वी कॉल दैट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसको सबसे पहले किसने दिया था? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो था उसे बोलते हैं, वो देने वाले का नाम था ग्रिगोर मेंडल, जी मेंडल को ही हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं। ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को तो बोलते हैं ना फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ कास्टिंग मेटल इन द फॉर्म ऑफ वायर्स। हमारे पास बहुत सारे मेटल्स होते हैं ऐसे। अब इन मेटल से हम क्या करते हैं? इनको एक शेप देते हैं, यानी वायर्स में को कन्वर्ट करते हैं। किस में? यानी इनकी वायर्स बनाई जाती हैं। जो आपके घरों में वायर्स लगती हैं वो किससे बनती हैं? मेटल से बनती हैं। जैसे उसमें हम कॉपर का यूज़ करते हैं, सिल्वर का यूज़ करते हैं। इन मेटल से आपको वायर्स बनाई जाती हैं। लेकिन उस मेथड से उस फ्यूचर को, यानी जिससे उस मेटल की शेप को चेंज करके वायर्स में कन्वर्ट किया जाता है, उसे एक नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये चीज़ पूछी गई है। उसे क्या बोलते हैं? मैलेबिलिटी बोलते हैं, रिएक्टिविटी, सॉल्युबिलिटी और डक्टिलिटी। आपने पढ़ा भी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उसे हम बोलते हैं डक्टिलिटी। याद रखना ये टर्म, मेटल को वायर्स में कन्वर्ट करना डक्टिलिटी होता है। दूसरी एक टर्म आपने इसी के साथ पढ़ी होगी, उस टर्म को हम बोलते हैं मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी पता है क्या होता है? मैलेबिलिटी, हमारे पास ये मेटल है, इस मेटल को शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है, इसकी शीट्स बनाई जाती हैं। तो वी कन्वर्ट द मेटल इनटू शीट्स में उसको फॉर्म चेंज किया जाता है, उसे हम मैलेबिलिटी बोलते हैं। तो इसका आंसर ये आएगा, वायर्स में कन्वर्ट करेंगे तो डक्टिलिटी, अगर शीट्स में कन्वर्ट करेंगे तो मैलेबिलिटी बोलते हैं उसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, What is name the gas which is filled in the weak type lighters। जो आपने देखे होंगे 10 रुपीज़ में वो लाइटर मिलता है, सिगरेट वगैरह के लिए जलाने के लिए वो रखते हैं, जो सिगरेट स्मोकर्स होते हैं उनके पास देखा होगा वो लाइटर। उस लाइटर में जो फील्ड होती है ना, वो कौन सी गैस फील्ड होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नाइट्रोजन, ब्यूटेन, हीलियम और मीथेन, उसमें कौन सी गैस फील्ड होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें फील्ड होती है ब्यूटेन। तो याद रखना, उसमें कौन सी गैस फील्ड होती है? ब्यूटेन। अब मीथेन तो नहीं होती है मीथेन। अब ब्यूटेन का फॉर्मूला भी याद रख लेना, कभी फॉर्मूला फॉर्म में पूछ सकता है। मिथ इथ प्रो ब्यू। ब्यू मीन्स 4 कार्बन्स। कितने कार्बन्स? 4 कार्बन्स। हर कार्बन 4 बाउंड बनाएगा। कितने बनाएगा? 4 बाउंड्स बनाता है, ठीक है ना। सो हमारे पास कितने हाइड्रोजन हो गए? सबके साथ हाइड्रोजन होगा। यहाँ से भी हाइड्रोजन, यहाँ से भी अटैच कर दो हाइड्रोजन। सो हमारे पास कितने हाइड्रोजन हो गए? C4 हाइड्रोजन। कितने आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, H10। तो C4H10 इसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, किसका? ब्यूटेन का, C4H10।
हेक्सेन, यही जो होता है ये लाइटर्स में यूज़ किया जाता है। इसी के साथ आपको यहाँ पे मीथेन है, मीथेन को हम बायोगैस बोलते हैं, CH4, ठीक है ना, ये चीज़ भी याद रख लेना। नेक्स्ट है व्हाट्स द नेम ऑफ पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट। जो पोखरान एक जगह है इंडिया में, वहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, टेस्ट 2, उसको एक नाम दिया गया था, कोड नेम दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। उसे कौन सा नाम दिया गया था? उसको दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। तो पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट जो इंडिया में किया गया, उसको एक कोड नाम से जानते हैं जिसे हम बोलते हैं ऑपरेशन शक्ति। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लू विट्रॉल। जो आपके पास ब्लू कलर का जो विट्रॉल होता है ना, उसका केमिकल नेम क्या है? एल्युमिनियम तो नहीं है, ये तो मेटल हमारे पास, आर्गन भी नहीं है, पोटेशियम भी नहीं है, वो आपके पास है कॉपर सल्फेट, CuSO4। जो कॉपर सल्फेट होता है उसे ही हम ब्लू विट्रॉल बोलते हैं क्योंकि उसका कलर ब्लू होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या होती है? पेस्ट को किल करने के लिए, इंसेक्ट्स को मारने के लिए पेस्ट को एक दवाई डाली जाती है, उसे पेस्टिसाइड बोलते हैं। उसके डालने से ओजोन डिप्लीशन हो रही है, आपकी ओजोन जो होती है वो डिप्लीट हो रही है। डिप्लीशन का मतलब हो गया उसमें सुराख हो रहे हैं। तो वो कौन सी पेस्टिसाइड है जिससे ये चीज़ हो रही है? DDT नहीं है, बेंजीन नहीं है, इथाइल ओजोनाइड नहीं है, उसका नाम है मिथाइल ब्रोमाइड। ये जो मिथाइल ब्रोमाइड है ये एक ऐसी पेस्टिसाइड है जो हम पेस्ट को किल करने के लिए प्लांट्स पे अप्लाई करते हैं, लेकिन इससे एक नुकसान हो रहा है, इससे ओजोन के अंदर डिप्लीशन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है गैसोहॉल इज मिक्सचर ऑफ। गैसोहॉल, ऑल का मतलब होता है अल्कोहल, अल्कोहल तो होगा इसमें। गैसोहॉल, इसमें दो चीज़ों का मिक्सचर होता है गैसोहॉल, बहुत बार ये चीज़ पूछी गई है। तो गैसोहॉल इज द मिक्सचर ऑफ, इसमें तो अल्कोहल होता है और पेट्रोल होता है। इसमें आपके पास इथाइल अल्कोहल और पेट्रोल मिलेगा आपको। पेट्रोल इसमें 90% होता है, इथाइल अल्कोहल 10% होता है। तो ये चीज़ याद रख लेना। तो आपके पास आंसर रहेगा इसका ए पार्ट, इथाइल अल्कोहल एंड पेट्रोल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर प्लूटेंट। जिससे हमारी एयर प्लूट नहीं होती वो कौन सा इनमें से है? देखो ओजोन, इससे हमारी एयर पोल्यूशन हो रही है, कैडमियम एलिमेंट है इससे भी हो रही है, लेड से भी हो रही है। सो हमारा आंसर यहाँ पे जो रहेगा वो है फॉग, ठीक है ना। फॉग जो होती है आपकी धुंध, इसमें सिर्फ ओनली वाटर वेपर्स होते हैं, इससे आपकी कोई भी जो पोल्यूशन नहीं होती एयर की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है which the long term concentration of which contamination in the food chain is responsible for the CNS syndrome which causes कोमा एंड डेथ। देखो एक ऐसी कंसंट्रेशन, एक ऐसी फूड चेन के अंदर किस चीज़ की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, उससे CNS का फुल फॉर्म है सेंट्रल नर्वस सिस्टम सिंड्रोम। जो आपकी नर्वस सिस्टम है उस पर काफ़ी असर पड़ सकता है, उससे आपकी नर्वस सिस्टम डैमेज हो सकती है, उससे फिर आपकी डेथ हो सकती है, आप कोमा में चले जाते हो। तो वो फूड में किस चीज़ की कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाएगी तो वो आपके पास है लेड कंटेमिनेशन। तो अगर लेड आपके पास एक एलिमेंट है जिसका Pb इसका सिंबल है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से ये चीज़ हो जाती है। सो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताकि आंसर्स को छुपा के रखेंगे। हाँ, गैल्वेनाइजेशन is the process of applying the protective digest coat to the steel and iron to prevent rusting। देखो लोहा जो होता है, स्टील जो होता है, उसको जंग लग जाता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम किस चीज़ की प्रोटेक्टिव लेयर बनाते हैं, जिसे गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। जो आपके घर में जो छत पे आपकी वो टीन्स लगे होते हैं, वो भी, उसमें भी कोटिंग की जाती है। वो शीट्स जो लगी होती हैं उसमें भी कोटिंग की जाती है। वो किस चीज़ की कोटिंग होती है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, वो होती है जिंक की कोटिंग। तो ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं जिंक की कोटिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इन। देखो ये आपके पास सेल है, ये सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। ये सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। अगर प्लांट सेल की बात करें तो उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन भी होती है। नेक्स्ट, और बीच में ये जो आपको जेली लाइक सब्सटेंस मिलता है, वी कॉल दैट एज
साइटोप्लाज्म, इसी को तो हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक बिल्ड दैट इज प्रेजेंट इन, ये न्यूक्लियस और सेल वॉल के बीच में होता है। सो हमारा आंसर क्या रहेगा, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सेल वॉल। सो आंसर ए आप करेंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से हुए, जो आपने पढ़ा होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उनको बोलते हैं। देखो हर एटम के अंदर क्या होते हैं, ये एटम है, एटम के अंदर डिफरेंट, ये होता है उसका न्यूक्लियस, ये उसके शेल्स होते हैं, क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और लास्ट शेल जो होता है इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो लास्ट वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होने, उन्हें हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। सो हमारा आंसर क्या आएगा, इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम, एटम के लास्ट वाले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वी कॉल दैट इलेक्ट्रॉन्स एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीज याद रखना, बी पार्ट। सो 43 क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के अंदर डिप्लीशन हो रही है, डिप्लीशन का मतलब है उसके अंदर डिफरेंट होल्स हो रहे हैं, वो डिप्लीट हो रही है। तो कौन सी चीज़ है जिस वजह से, मेन रीज़न है कि जिससे डिप्लीशन हो रही है, एविएशन फ्यूल, एविएशन फ्यूल जो आपके एरोप्लेन से वगैरह उनसे जो फ्यूल निकलता है उससे, वॉल्केनिक एरप्शन से हो रही है, रेडियो एक्टिव रेज से, यहाँ पे मेन रीज़न पूछा है। तो जो आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो मेन रीज़न है जिस वजह से आपके ओजोन के अंदर, जिन्हें CFCs बोला जाता है। तो जो आप ओजोन के अंदर क्या हो रहे हैं, डिप्लीशन। अब कभी पूछ सकता है ये ओजोन लेयर किस ट्रोपोस्फीयर की, कौन सी एटमॉस्फेरिक लेयर में आपको मिलती है, तो ये आपको मिलती है स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है ओजोन किस लेयर में है, स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर आपकी लेयर कहाँ पे होती है, सपोज हमारे पास ये होती है मीजोस्फेयर एंड उसके अलावा ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, नहीं सॉरी ये आपके पास है यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आपके पास है स्ट्रेटोस्फेयर। तो इस स्ट्रेटोस्फेयर में आपको ओजोन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ट्रांसफर ऑफ हीट ड्यू टू द हॉरिजेंटल मूवमेंट ऑफ द एयर। सपोज हमारे पास यहाँ पे एयर है, यहाँ पे एयर है, यहाँ से हीट का ट्रांसफर होना थ्रू एयर, मतलब एयर से यहाँ से हीट ट्रांसफर हो जाएगी यहाँ पे, उसको हम क्या बोलते हैं, किस टर्म से जानते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एडविक्शन। अब यहाँ पे 3-4 टर्म्स इसने यूज कर दी। कन्विक्शन क्या हुआ, कंडक्शन क्या हुआ, रेडिएशन क्या हुआ, सिंपल सी बात याद रखना। सपोज हमारे पास ये प्रेशर कुकर है, इसके नीचे हमने फ्लेम जलाया हुआ है, ये फ्लेम से जो हीट इसमें ट्रांसफर हो रही है वो होती है रेडिएशन, उसे क्या बोलते हैं, रेडिएशन। अब इस प्रेशर के अंदर हमने कोई चीज़ सपोज कोई लिक्विड रखा हुआ है, तो उससे क्या निकलेगी, स्टीम निकलेगी और उससे हीट ट्रांसफ़र हो जाएगी, और उस हीट को हम बोलेंगे कंडक्शन। क्या बोलेंगे उसको, नहीं सॉरी उसको बोलेंगे हम कन्विक्शन, उसको हम बोलेंगे कन्विक्शन। यानी जो ट्रांसफ़र थ्रू द एयर और हमारे पास वाटर है उससे जो हीट ट्रांसफ़र होती है उसे कन्विक्शन बोलेंगे। और इसी तरह से इसकी हैंडल है, इस हैंडल तक यहाँ से ये गर्म हो जाती है हैंडल ड्यू टू ट्रांसफ़र ऑफ हीट, और इसको हम बोलते हैं कंडक्शन। क्यों गर्म होती है वहाँ पे, उसकी हैंडल गर्म हो जाती है क्योंकि उसमें जो डिफरेंट एटम्स होते हैं उनसे हीट ट्रांसफ़र होकर उस हैंडल तक पहुँचती है, उसे कंडक्शन बोलते हैं। एयर और वाटर से जो स्टीम निकलती है उससे जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है उसे कन्विक्शन बोलते हैं। और रेडिएशन का मतलब है नीचे हमने कोई चीज़ गैस जलाया हुआ है, उससे जो हीट उस प्रेशर को जो हीट अप कर रही है वो होती है रेडिएशन। तो ये टर्म्स आप याद रखना, यहाँ से एग्जामिनर बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। अब हॉरिजेंटल मूवमेंट जो होती है हीट की ट्रांसफर की, उसको हम बोलते हैं एडविक्शन। द यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड द ईयर 2011 एज द ईयर ऑफ विच साइंस, यानी 2011 जो ईयर था उसे किस ईयर ऑफ साइंस बोला गया, किस साइंस के रिलेटेड था, वो था हमारे पास इंटरनेशनल ईयर ऑफ फिजिक्स। यानी फिजिक्स का इंटरनेशनल ईयर कब बनाया गया, 2011 को बोला गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। अगर इंसान की बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उसमें कौन सी डिजीज हो जाती है? उसमें रैकेट होती है? नहीं, रैकेट होती है विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से। ये तो नहीं हो सकती। बेरी बेरी किसकी वजह से होती है? बेरी बेरी जो होती है आपके पास, वो होती है हमारे पास विटामिन B1 की। अगर आपकी बॉडी में कमी है तो आपको बेरी बेरी हो जाएगी, जिसको बोलते हैं विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है? नियासिन। ठीक है ना, ये भी याद रखना। पेलाग्रा भी नहीं होती। पेलाग्रा जो होती है वो विटामिन B3 की वजह से होती है। B3 को हम बोलते हैं नियासिन, याद रखना। इसको नियासिन बोलते हैं, मैंने बोल दिया था आपको। B1 को नियासिन बोलते हैं, B1 को बोलते हैं थायामीन, याद रखना। B1 को बोलते हैं थायामीन, B3 जो होता है इसको नियासिन बोलते हैं। इसकी कमी होगी तो पेलाग्रा होगी। ये तीनों नहीं थे, सो हमारा ऑप्शन जो रहेगा यहाँ पे वो था मेरास्मस। मेरास्मस का मतलब है अगर इंसान की बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी तो उसमें मेरास्मस हो जाएगा। 47 क्वेश्चन क्या है? विच ब्रीड ऑफ द गोट, यानी जो गोट हमारे पास है, बकरी की कौन सी ब्रीड जो है उसे क्वीन ऑफ मिल्क बोलते हैं ऑफ द वर्ल्ड, यानी क्वीन ऑफ द मिल्क ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर उसे क्वीन ऑफ मिल्क बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेनेटिक्स एंड इंजीनियरिंग यानी जो आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है वहाँ से। तो वो हमारे पास है सेनिन। सेनिन जो है ये ब्रीड ऑफ द गोट है विच इज़ नोन एज क्वीन ऑफ द मिल्क ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक गैस होती है हमारे पास, उसकी स्मेल कभी कभी जैसे अंडा जो ख़राब हो जाता है ना, रोटन एग्स की तरह उसकी स्मेल आती है। वो होती है हमारे पास कौन सी गैस? वो हमारे पास है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो होती है वो हमारे पास ऐसी गैस होती है जिससे आपको जैसे सड़ा हुआ जैसे रोटन ख़राब अंडे की स्मेल उसको आने लगती है, H2S, याद रखना। ये भी इंपॉर्टेंट है। मीथेन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ, आपको कौन से प्लैनेट, कौन से मून के एटमॉस्फेयर में आपको मीथेन मिलेगी? तो मीथेन आपको मिलेगी कहाँ पे? जुपिटर पे, याद रखना ये भी। Which satellite launch vehicle or rocket of ISRO in the nicknamed as बाहुबली, इन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में आपको कल भी बोला, ये इंडिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इसने एक लॉन्च व्हीकल लॉन्च की जिसका नाम था बाहुबली। उसका नाम क्या है? उसको बोलते हैं GSLV MK1, यानी वो आपका नाम कौन सा? जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल MK3 जो है उसे निकनेम एज बाहुबली बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट बी डाइजेस्टेड इन द ह्यूमन बॉडी। इंसान की बॉडी में इनमें से कौन सी चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो सकती? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेल्यूलोज, स्टार्च, अमाइनो एसिड्स, ग्लाइकोजन। देखो ग्लाइकोजन भी हो सकता है, अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, स्टार्च भी होता है, लेकिन सेल्यूलोज जो होता है जो आपको प्लांट में ज़्यादा मिलेगा, ये इंसान की बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इनमें है, Which of these fibrous crop is used to make thick cloths, bags, decorative items? इससे decorative items बनाए जाते हैं, bags बनाए जाते हैं, क्लॉथ मोटा कपड़ा बनाया जाता है। वो कौन सी है? वो हिम्प है, होपाइन, जूट या कॉटन? वो है जूट, याद रखना। जूट से बनाए जाते हैं क्लॉथ, बैग एंड डेकोरेटिव आइटम्स। फाइब्रस क्रॉप होती है, इसी जूट को हम बोलते हैं गोल्डन फाइबर, याद रखना। ये पॉइंट्स भी साथ याद रखना, गोल्डन फाइबर। और इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इस वक्त लेटेस्ट इन जो इंफॉर्मेशन हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली कौन सी स्टेट है? वेस्ट बंगाल। तो सबसे ज़्यादा जो है वेस्ट बंगाल से प्रोड्यूस्ड होता है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द निकनेम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड CaO? इसका निकनेम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? इसको क्विकलाइम के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ें पूछी जाने वाली हैं। इसीलिए बेकिंग सोडा क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट 2CO3। लाइम सोडा भी हमारे पास होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिमट। तो ये चीज़ें कभी कभी पूछता है एग्जामिनर। विच मेटल इज़ यूज फॉर मेकिंग टू मेक द माइक्रोचिप्स? जो आपकी माइक्रोचिप्स होती हैं, वो चिप्स जो होती हैं आपके फ़ोन में लगती हैं या आपके लैपटॉप्स में लगती हैं, उन चिप्स में कौन सी एलिमेंट का यूज़ किया जाता है? तो उसमें हमारे पास यूज़ किया जाता है सिलिकॉन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चिप्स सिलिकॉन की बनी होती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट एलिमेंट। इनमें से पूछ रहा है, बाकी मैं ओवरऑल नहीं बात कर रहा हूँ, इन 4 ऑप्शंस में से हैवीएस्ट एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन या ऑस्मियम। इनमें से जो है हमारे पास ऑस्मियम जो है वो हैवीएस्ट मेटल पाया जाता है। सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो इनमें से इन चारों में से ऑस्मियम है। लेटेस्ट डेटा हमारे पास आया है अकॉर्डिंग टू, अब हमारे पास 118वां एलिमेंट जो डिस्कवर हुआ है वो सबसे हाईएस्ट, सबसे हैवीएस्ट एलिमेंट माना गया है। उसका नाम क्या है वो भी याद रखना, ओगैनिसन। ठीक है, उसका नाम क्या है, ओगैनिसन। ओगैनिसन कभी डायरेक्ट पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट हैवीएस्ट एलिमेंट्स। जो हमारे टोटल एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे हैवीएस्ट जो है वो ओगैनिसन है, जिसका हमारे पास सिंबल जो है ओजी है एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज 118। ये चीज़ याद रखना, लेटेस्ट अपडेटेड डेटा है ये। विच इज़ द लार्जेस्ट एनिमल किंगडम दैट इंक्लूड्स द इंसेक्ट्स। एनिमल किंगडम में सबसे बड़ी किंगडम कौन सी है और उसमें इंसेक्ट्स आते हैं। एनालिडा में नहीं आते, प्लैटीहेलमिन्थीज नहीं है, एस्क्लेमेंथीज नहीं है, वो है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा एनिमल किंगडम की सबसे बड़ी हमारे पास क्या आती है, इसमें आपके पास इंसेक्ट्स आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है Who among the following is related to the theory of evolution by the natural selection। theory of evolution को किसने दिया था by natural selection, इसको दिया था चार्ल्स डार्विन ने। किसने किया था, चार्ल्स डार्विन जो थे इन्होंने theory of evolution दी थी, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखो द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, पहले इसके बारे में जान लेते हैं, ये बना कब था। ये 16 सितंबर 1987 को बना और 1 जनवरी 1989 को ये केम इनटू फोर्स आया, इम्प्लीमेंट हो गया। तो ये डेट्स याद रखना। और उसके बाद ये किस लिए बना था, इसका मेन क्या मतलब मुद्दा था, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों बनाया गया था, वो इसलिए कि हमारी ओजोन को कुछ सब्सटेंस डिप्लीट करते हैं, उनकी जो मिकदार है उनकी प्रोडक्शन को कम करना है, यानी उनको रिड्यूस करना है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को, उसलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बनाया गया था। सो हमारा आंसर रहेगा ए पार्ट टू रिड्यूस द ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन द फूड चेन। फूड चेन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किन की होती है, प्रोड्यूसर्स की होती है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स आपके पास प्लांट्स आ जाते हैं तो उनकी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो है प्रोड्यूसर की। सो हमारे पास आंसर रहेगा डी पार्ट। विच ग्लैंड इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स। आपके जो लंग्स होते हैं जो वहाँ पे कौन सा ग्लैंड आपको पाया जाता है यहाँ पे, तो उस ग्लैंड का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है थाइमस ग्लैंड जो थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है। सो आंसर रहेगा बी पार्ट। तो यहाँ तक हमारे 60 टॉप 300 जो बेस्ट 300 MCQ सीरीज़ लॉन्च की हमने, इसके 60 MCQs कवर होते हैं 2 पार्ट्स में। सो पार्ट 3rd आएगा, उसमें भी कवर करेंगे ये चीज़ें। और साथ साथ जो हम पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड टॉपिक पढ़ रहे थे तो उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे, उसका वीडियो भी आपको कल मिल जाएगा। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।